सो लेट्स मूव फर्दर, अभी हम आगे करने वाले हैं। ओके, so basically what we are studying periodic properties. जो प्रॉपर्टी को ट्रेंड फॉलो करती है ना, वो वाली पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी पढ़ ली हमने? साइज, कि एटम का साइज कैसे चेंज होता है। दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? आयोनेशन एंथैल्पी। अब ये थर्ड वाली हमने पढ़नी है आज, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी पढ़नी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल देते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, सो इसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to an isolated gas atom। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया किसी एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डाला गया, कितनी एनर्जी उसमें से बाहर निकली, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है। आयोनेशन एंथैल्पी क्या था कि किसी को इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, कितनी एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा तब जाके निकलेगा, वो थी आयोनेशन एंथैल्पी। जो उसका उल्टा है, किसी को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, जबरदस्ती किसी एटम के अंदर डाला, तो जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तब वो खुश होकर कितनी एनर्जी बाहर छोड़ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, ओके। और जो आयोनेशन एंथैल्पी थी, ये हमेशा नेगेटिव में होती थी। क्यों? यानी कि यहाँ पे हम एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करा तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो यानी कि ये हमेशा एंडोथर्मिक था। ये प्रोसेस क्या था? हमेशा जो हमने कल पढ़ा था, एंडोथर्मिक। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। अच्छा बच्चों, अगर नहीं पता ना, ये साइड में आप लिख लो एंथैल्पी वाला फंडा। जो एंथैल्पी होती है ना, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आना है आगे। एंथैल्पी मतलब एनर्जी ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, इसको एच के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं, या फिर डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच। ठीक है जी, इसके दो साइन होते हैं। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई रिएक्शन हुआ, जो कोई चेंज हुआ, उसमें एनर्जी रिलीज हुई, तो इसका साइन नेगेटिव होता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो मैंने यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आयोनेशन में पॉजिटिव। ठीक है, सो अगर एनर्जी किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब हुई है तो पॉजिटिव, रिलीज हुई है तो नेगेटिव। तो इसलिए आयोनेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। ठीक है, ये कैसे होगा? जो एटम तो इलेक्ट्रॉन लेके खुश हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन मिलने से कुछ वो स्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, उनकी तो नेगेटिव होगी, वो तो खुश होकर एनर्जी निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, लेकिन हम अगर जबरदस्ती उसके बीच में डालेंगे तो हमें कुछ एनर्जी देके डालना पड़ेगा। उस केसेस में क्या होगी? पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है ये प्रोसेस, और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे नोबल गैसेस के केस में ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होगी नोबल गैसेस, वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। किसी को डाउट इसमें भी अभी तक जो पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ? ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेके खुश है या नहीं है। ठीक है, जो नोबल गैस है वो ऑलरेडी पूरा फील्ड है, वो खुश है जैसे है, वो कि वो नहीं लेना चाहता हो, उसे जबरदस्ती देना पड़ेगा। बाकी ज्यादातर मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रॉन लेके खुश ही होते हैं,
ठीक है, ज्यादातर केसेस में नेगेटिव होती है, किसी किसी केस में पॉजिटिव होती है, जो ऑलरेडी फुली फील्ड होते हैं, जो स्टेबल होती है। ओके ठीक है जी, तो अभी हम देखें किस किस पे डिपेंड करती है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो लिखेंगे। पहला तो वही अभी न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल सी बात है, देखो ये न्यूक्लियस है, इस शेल में हमने इलेक्ट्रॉन डालना है बाहर से। एक दूसरा केस है, उसके अंदर 3-4 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी शेल में इलेक्ट्रॉन डालना है हमने, तो कौन से वाले में इजीली डलेगा, सेकंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में? सेकंड वाले में, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन हम डाल रहे हैं तो उतनी इजीली गेन होगा, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, so this means electron gain enthalpy is directly proportional to nuclear charge. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, if nuclear charge increases then electron gain enthalpy also increase, that is becomes more negative। ये बात याद रखना, becomes more negative, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मान लीजिए किसी एक चीज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -50 जाओ, दूसरे पे किसी एक्सपेरिमेंट की जाए रिएक्शन की एंथैल्पी है -100 जाओ, तो किसको ज्यादा बोलेंगे इसमें? इसको ज्यादा बोलेंगे। जिसमें माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये माइनस वो कम वाला माइनस नहीं है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? यही ज्यादा है, यहाँ पे माइनस साइन का मतलब, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतना तो कम माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। जब माइनस साइन जस्ट क्या दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, या रिलीज होने का साइन है। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी कि और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो सेकंड फैक्टर देखते हैं, साइज ऑफ एटम। ये तो अंडरस्टूड ही है, देखो एक छोटा एटम है, एक जो बड़ा एटम है, दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से वाला जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? सेकंड है भाई। सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला। यार अट्रैक्शन ज्यादा फर्स्ट वाले को नहीं लगेगी, इसका न्यूक्लियस पास है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जब गेन होगा। ठीक है, सो जितना साइज कम, ठीक है, उतनी अट्रैक्शन कम, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा, सो इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड मोर इजीली। देख लो, if size is small, attraction is more between nucleus and coming electron, so electron is gained more easily, so electron gain enthalpy is more। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। कोई डाउट इसमें? देखो साथ में रीजन लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा, सिर्फ रट्टा लगाओगे भूल जाएगा कि क्यों बढ़ रहे, लेकिन रीजन साथ में लिखोगे कि क्यों हो रहा है तो याद रहेगा। मैं बोल रहा हूँ लिखना रीजन। चलो अभी अगले पे जाते हैं, तीसरा किस पे डिपेंड करती है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, सो द एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड and fully filled configurations have less electron gain enthalpy। जो ऑलरेडी फुली फील्ड है, जहां पार्शियली फील्ड है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, क्योंकि वो नहीं गेन करना चाहते। ठीक है ना? ठीक, चलो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेंड देखेंगे इसका।
पहले देखेंगे अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट। हमें पता लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, अलोंग अ पीरियड ये इंक्रीज होगी। अब देखेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इसका ट्रेंड एग्जैक्टली सेम आयनेशन एंथैल्पी वाला ही है। इसका ट्रेंड है किसके सिमिलर है, आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी लॉन्गर पीरियड बढ़ती थी, डाउन द ग्रुप कम होती थी, ये भी वही। ठीक है जी, दिस इज द ट्रेंड। लॉन्गर पीरियड बढ़नी है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन भी है कि पीरियड के एंड में तो नोबल गैस आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको दिखाऊं मैं, बना के दिखाता हूँ अपना पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ पे हीलियम है, ऐसा ही है ना सेकंड पीरियड। तो जो भी यहाँ पे, तो नॉर्मली आगे जाते जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, ओके, लेकिन नोबल गैस की बहुत ही कम होती है, ये एक्सेप्शन है। तो यानी कि हर एक पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन वाली फैमिली। आगे भी ज्यादा बढ़ती रही, फ्लोरीन की मैक्सिमम होगी, नोबल गैस की एकदम से कम होगी, वो फ्री फील्ड है। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है कि इन ईच पीरियड halogens have maximum electron gain enthalpy। हर एक पीरियड में हैलोजेंस की मैक्सिमम होगी। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है, और जो दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, इनकी क्या होती है, इज पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ये अपने होते हैं जो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, इनकी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये पॉजिटिव में नहीं होती, अगर धक्के से डालोगे डल जाएंगे, लेकिन लगभग इनकी जीरो होती है। नाइट्रोजन की जीरो क्यों? बिकॉज वो क्या है, हाफ फील्ड है। अगर आप नाइट्रोजन की लिख के देखो, कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड स्टेबल होती है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम को क्या बीमारी है, इसका भी देखते हैं। बेरिलियम को अगर लिख के देखें, इसकी क्या है, 1s2 2s2, ठीक है, इसकी भी देखो ऐसे वाली पूरी भरी हुई है, आल्दो इसका पी खाली है सारा, आगे वाला पी में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा वाला खुश है, ये मेरा भरा हुआ, ये खुश है। सेम मैग्नीशियम में भी ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी मेन ऑर्बिटल है ऐसा वाला भरा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है जी, अब इसमें जो एक्सेप्शन देखते हैं, अभी एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, एक्सेप्शन। जैसे आयनेशन थेरेपी में कुछ एक्सेप्शंस आई थी, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा किसकी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? फ्लोरीन। अगर डाउन द ग्रुप कम होती है ना, पर ठीक है? वो क्लोरीन की ज्यादा है। हाँ, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वैसे जो ग्रुप में नीचे है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। सेम ऑक्सीजन और सल्फर में भी होती है ये चीज, कि होनी सल्फर की ज्यादा चाहिए, होनी ऑक्सीजन की ज्यादा चाहिए, लेकिन है किसकी ज्यादा, सल्फर की। ग्रुप में नीचे फिर भी उनकी ज्यादा। ठीक है जी, इसका रीजन देखेंगे, इसका रीजन देखेंगे अभी हम। देखो भाई, अगर फ्लोरीन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फ्लोरीन की कितना एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का बच्चे?
सर 9 1s2 2s2 2p 5 है ना। चलो अगर क्लोरीन का लिखें तो क्या होगा, कितना होता क्लोरीन का 17। दोनों के है तो P5 ही, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों के P5 में जाना है, लेकिन फ्लोरीन के केस में वो 2p में जाना है, क्लोरीन के केस में वो 3p में जाना है। अब इससे फर्क क्या होगा, जो फ्लोरीन का साइज है ना वो छोटा है, ठीक है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। अब मेरी बात सुनो कि लाइक एक आपका घर है, एक आपके दोस्त का घर है, ठीक है, आपके घर में भी एक नया फ्रेंड आके रहना चाहता है, आपके दोस्त के घर में भी नया फ्रेंड आके रहना चाहता है, ठीक है, दोनों रख लोगे कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जल्दी एडजस्ट कहाँ पे होगा, जिसके घर में स्पेस ज्यादा है, जिसका घर बड़ा है, ठीक है। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन होना है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसमें सेकंड शेल तक ही है, क्लोरीन में साइज बड़ा है, उसकी तीसरी शेल है, तीसरी शेल बड़ी होती है, ठीक है, तो वो इजीली कॉम्पोनेट कर लेती है। इसको लिख लो आप, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज repulsion to new coming electron from the electrons that are already present. फ्लोरीन से सर रिपल्शन होती है। फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कम जगह में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इतने पहले ही 5, वो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको थोड़ा सा रिपेल करें, आने अगर आएगा तो आने देंगे, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करें कि दोनों में फ्लोरीन में कम एनर्जी के साथ क्यों आ रहा है, क्लोरीन में ज्यादा जल्दी क्यों आ रहा है, वो पूछिए। फ्लोरीन का साइज छोटा है, सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्लोरीन एटम repel the little bit new coming electron। सर हम इसको मेजर कैसे करते हैं, समझे हम इसको मेजर कैसे करते हैं। बेटा, हर चीज को थर्मोडायनेमिक की हीट से मेजर किया जाता है, ठीक है, जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई भी चीज इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, तो हम हीट देखते हैं कितनी इवॉल्व हो रही है, कितनी एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट को तो मेजर किया जा सकता है ना, तो यस सर। ठीक है, हीट को कैसे मेजर किया, जब थर्मोडायनेमिक से तो मैं क्या लिखा रहा था, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट repel the new coming electron little bit, but in case of chlorine size is large, so new coming electron enters more easily। ठीक है बच्चों, चलो एक्सेप्शन क्लियर हो गई, सेम ऑक्सीजन सल्फर में भी होता है। अब अगली बात, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इन एथेनॉल। सक्सेसिव होता है एक के बाद वाली, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये O नेगेटिव बन गया, ठीक है, जहां पे लिखूंगा मैं डेल्टा H1 पहले वाली इलेक्ट्रॉन गेन इन एथेनॉल, ठीक है। अब दूसरे वाला जो मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक पहले गेन किया हुआ O नेगेटिव बनाने के लिए, जो उस टाइम उसको बोलूंगा सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन, ये डेल्टा H एंथैल्पी लिखने का तरीका होता है। जो सेकंड थर्ड वाली ऐसी है, इनको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सर जो सेकंड टाइम हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की एडिशन, तो वो वो करनी बड़ी रिपेल मुश्किल, करेगी उसको। हाँ पहले करेगी, वही पॉइंट दिखाने वाला हूँ। सेकंड वाली हमेशा ही हर किसी की ही पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, नया वाला गेन करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं गेन करना चाहिए क्योंकि रिपल्शन होती है। लिख लो सक्सेसिव, या सेकंड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज energy must be given, the energy is needed to be given to accept second electron, because the electrons already present repel the new coming electron,
because the electrons already present repel the new coming electron. Fine. Done. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, this is very important. Always remember this. चलो, so this is all about electron gain enthalpy. Okay, इसके क्वेश्चन करेंगे, हम एग्जांपल करेंगे. Which of the following have more electron gain enthalpy? बताना किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन या फ्लोरीन. सेकंड वाला फ्लोरीन या क्लोरीन. जो तो हमने कर ही लिया, इसकी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा फ्लोरीन से. ऑक्सीजन और फ्लोरीन से किसकी ज्यादा होगी, Oxygen. Oh, sorry, fluorine. फ्लोरीन पीरियड में आ गया ना ऑक्सीजन से. Yes, sir. Yes. सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज 349 kilojoule per mole. How much energy in kilojoule? How much energy in kilojoule is released when 1 gram of chlorine is converted to Cl negative? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है किलोजूल पर मोल. एक मोल की इतनी किलोजूल है, एक मोल की इतनी है, तो बनाओ 1 ग्राम की कितनी होगी. इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम क्लोरीन को Cl नेगेटिव बनाया, यानी कि 1 ग्राम क्लोरीन के हर एक एटम को हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, एक एक. तो बहुत सिंपल है, किलोजूल पर मोल है, यानी कि एक मोल की 349 है. एक मोल क्लोरीन कितना होता है बच्चों, 35.5 ग्राम. One mole of chlorine, that is 35.5 ग्राम ऑफ. ये 35.5 कहां से आया, इसका मोलर मास है जी. वो हम एवरेज ले लेते हैं. क्लोरीन का 35.5 होता है, याद रखना. Yes, sir. कितनी की मैंने 349, तो 1 ग्राम की कितनी होगी, वेरी इजी, 349 किलो जूल है. कितनी हो जाएगी, 349 डिवाइड बाय 35.5, कितने आ गया, 9.83 किलो जूल. उसने किलो जूल में पूछा. कोई डाउट इसमें, क्योंकि एक मोल मोलर मास के इक्वल ही होता है. हाँ जी, डन. अगला क्वेश्चन करें. Yes, sir. Yes. Out of these, which have maximum, which has the least electron gain enthalpy? Which has maximum, which has least electron gain enthalpy? Phosphorus, sulfur, chlorine, fluorine. इसके लिए आपको पोजीशन पता होनी चाहिए. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड ऐसे चलता है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. और नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन. बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी. सबसे ज्यादा क्लोरीन की, सबसे कम देखो पहले हम अपने ऊपर वाले पीरियड में देखो, ठीक है. फ्लोरीन की देखो, अगर हम देखें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन में से, ठीक है, जब फास्फोरस, सल्फर तो नीचे वाले ग्रुप के मेंबर आ गए, इनके तो कम होगी, नीचे वाले पीरियड के मेंबर आ गए, तो ग्रुप में नीचे तो कम हो जाती है. पर इनकी देखेंगे, इनमें से फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन से ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की. सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, हाँ जी, क्लोरीन. क्लोरीन की सबसे ज्यादा आ गई, हाईएस्ट. अब सबसे कम किसकी होगी, फास्फोरस की. ठीक है जी, फास्फोरस सबसे कम होगी. तो क्लोरीन से कम फ्लोरीन की, सल्फर की उससे कम, फास्फोरस की उससे भी कम, क्योंकि अलोंग का पीरियड जब लेफ्ट टू राइट जाए तब बढ़ती है, पीछे भी जाते हुए कम होगी ना. फास्फोरस की सबसे कम.
ठीक है, इन सब के लिए आपको ना पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। हम अगली क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कराएंगे। रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास कि हमने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किस पीरियड में, किस ग्रुप में, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। Which element will have highest negative electron gain enthalpy? सेम वही है, इनमें से बताओ सबसे हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होगी। ऑप्शंस हैं नियॉन, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। तूने बताना इनमें से सबसे ज्यादा जल्दी कौन लेगा। क्या लगता है आपको भी? देखो सबकी मेन तो वैलेंस शेल ही देखो, सबसे बाहर वाली देखो जी, जो पहले वाला आप लोगों के पास ये तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, दिख रहा 3p3 इसका हाफ फील्ड है, तो खुश है अपना। दूसरे वाला का हाफ फील्ड ले लेगा जी, इसमें 3p4 है, ठीक है। ये वाला भी हाफ फील्ड है, देखो 3d5 ये भी हाफ फील्ड है। लेकिन इसमें देखो, इसमें 3p5 है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, टू बिकम एक्सक्यूज मी सर। फुली फील्ड। यस सर मेरा ये स्विच ऑफ हो गया था गलती से, क्यों बैटरी खत्म हो गई थी, तो आप ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो। बस क्वेश्चन में स्टार्ट ही किया कि हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, सबसे जल्दी कौन लेगा। मतलब सर वही के हाईएस्ट किसकी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लेगा। देखो यस पहले सर। वाला हाफ फील्ड नहीं लेना चाहता, दूसरे वाला ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड भी नहीं फुली फील्ड भी नहीं है, इसके 4 है, इसको 2 चाहिए और फुली बनने के लिए। जो लास्ट वाला है वो भी क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सी वाला देखो, इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या बनने के लिए, फुली फील्ड बनने के लिए, जैसे हेलोजन्स होते हैं वो है ये तो बहुत जल्दी लेगा, इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मिलने का और नोबल कहते हो तो इतनी जल्दी लेगा ना, बोलेगा दे दो बस मुझे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी इनमें से लेने की, सी वाली, बिकॉज विद जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नोबल गैस, फुली फील्ड। समझे बात को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, 1 मिनट के लिए सारा रिवाइज करो जी जो हमने किया अभी हम नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो गई, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। ऑल राइट, चलो अभी हम आगे करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर एक डाउट है पूछो पूछो। सर, जैसे हमने ये तो करा है कि लास्ट शेल में अगर तो हाफ फिल्ड होए तो वो कम होएगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू जिसका मतलब हाफ से कम या ज्यादा होए वैसे। तो ठीक है। पर जैसे सर हमने करी नहीं थी वो एक एक्सेप्शन मेरे ख्याल से कॉपर के केस में, जिसमें एंडला 4s1 होता है और उसको हम जो 3d वाला होता है उसको हम 5 बना देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ यही रूल। वो हाफ फील्ड ही है और वो उसको हाफ फील्ड फुली फील्ड ही मानेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसे 4s1 वाला वैसे तो लास्ट में ही आएगा आउटर मोस्ट। हम्म, अच्छा, तब भी वो हाफ फील्ड होएगा पर। ये यस हाफ सर। फील्ड है। ठीक है, चलो अभी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो समझो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ,
शेयर्ड पेयर लेफ्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा बीच में, बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा होगा, दोनों ने शेयर करके बॉन्ड बनाया। अब लेकिन बी है तकड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की डेंसिटी ज्यादा है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, जो सेंटर में होने चाहिए थे वो दोनों किसकी तरफ आ जाएंगे, बी के पास आ जाएंगे, और जिसकी वजह से बी के ऊपर आ जाएगा हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट बच्चों? जो शेयर पेयर अपने सेंटर में होना चाहिए था, अगर कोई एटम अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल HCl की है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखता है, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम लिख लो, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करके बनाओ तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, और इसमें एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्क है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब रोल में आती है, जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसमें अंदर नहीं गया, इसमें शेयर करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना है समथिंग डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन शेयर करना है समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रेंड होता है वो सिमिलर ही होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर केसेस में जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसका जो ट्रेंड देखेंगे हम, ट्रेंड वही है कि along the period from left to right इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। इसका रीजन वही है कि along the period साइज छोटा होता है, अगर छोटा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इजी है, जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करना उतना मुश्किल है। रीजन वही है सेम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है जी, लेकिन इसमें वो फ्लोरीन क्लोरीन वाली एक्सेप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आता है क्लोरीन। ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। तो ये पीरियड के एंड में आते हैं इस तरह से। दिस इज जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर बच्चों को डाउट इसमें? सर हमने 10th में हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो उनसे पहले शायद डिक्रीज हो रही थी और फिर इंक्रीज हो रही थी। वैलेंसी। नहीं सर, वो वैलेंसी नहीं थी। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है बच्चे। नहीं सर, वो सॉरी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए। हाँ, वैलेंसी ही होती है, पहले इंक्रीज होती है सेंटर में से, फिर डिक्रीज हो जाती है। यस सर। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हो गया। ठीक है जी, अभी हम वही पढ़ लेते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी वैलेंसी ही पढ़ लेते हैं। वैलेंसी कैसे चेंज होती है? हाँ जी, वैलेंसी क्या होता है इसको, वैलेंसी क्या होता है बच्चे बताओ, कि कितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है। यस सर।
सर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई कैलकुलेट करने वाला पार्ट नहीं करना? वो होता है पॉलिंग स्केल होता है, लेकिन वो है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। और सर मोलिकन स्केल वो वो भी नहीं? आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। वो यस एक्स्ट्रा सर। चीज है, इसलिए अभी मैं नहीं करा रहा, ठीक है। नो नेट, चलो बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के दो स्केल होते हैं। इज मेजर्ड बाय टू थ्री के हैं, पॉलिंग स्केल एंड मोलिकन स्केल, ठीक है। लेकिन आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है। यस सर। जनरल नॉलेज में याद रख लो कि जो दो तरीके होते हैं, ठीक है। फाइन, इसको मैं बाद में कराता हूँ, तो ठीक है जी। एक्स्ट्रा चीज जो कर सकते हैं बाद में कंप्यूटर एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम मेन चीजें करेंगे, एक्स्ट्रा चीज चैप्टर के एंड में बाद में, ओके। चलो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। वैलेंसी देखते हैं कैसे चेंज होती है। वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैं सेकंड पीरियड की बनाता हूँ। देखो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी वैलेंसी ये एक 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, इसकी वैलेंसी 1 है। बेरिलियम की कितनी होगी? जब बाहर वाले 2 लूज करता है ये वाले, ठीक है, इसकी कितनी होगी? +2। सिमिलरली बोरॉन की कितनी होगी? +3। कार्बन की कितनी होगी? +4। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात आई, ये होता है 1s2 2s2 2p, बताओ कितना होगा? 3, ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 3 गेन करे या 5 लूज करे। तो कौन सी इजी लग रही है? 3 गेन करना इजी, गेन करना। ठीक है, क्योंकि तो ये गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? -3। सिमिलरली ऑक्सीजन की कितनी होगी? -2। फ्लोरीन की कितनी होगी? -1। तो अगर आप देखें वैलेंसी का ट्रेंड देखें, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1। तो वैलेंसी का अगर ट्रेंड देखें हम along the period, first increase then decrease, और डाउन द ग्रुप सेम ही रहती है, क्योंकि ग्रुप में तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है? सेम ही होती है। तो एक ग्रुप के सारे मेंबर की वैलेंसी सेम ही रहेगी। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम है, पोटाशियम है, किसी की भी लिख के देख लो, सबके सेम वैलेंसी। ग्रुप में सेम, पीरियड में पहले बढ़ती है फिर कम होती है। हाँ जी, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, वैलेंसी बाहर वाली शेल के लिए देखना होता है, अंदर वाली शेल्स पे कोई लेना देना नहीं होता वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। वैलेंस शेल में दोनों ही है, ये s भी वैलेंस में है, p भी वैलेंस शेल में है, ये ध्यान रखना होता है। इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कई लोग सिर्फ बाहर वाली सब शेल को ही वैलेंस शेल मान लेते हैं, p को, लेकिन वैलेंस शेल दूसरे वाली सारी की सारी है, ये फैक्टर ध्यान में रखना। चलो अगली प्रॉपर्टी करेंगे हम, मेटालिक करैक्टर। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था। मेटालिक करैक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एक और प्रॉपर्टी आयोनेशन थेरेपी। जिसकी आयोनेशन थेरेपी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
इसका मतलब क्या है, उसका मेटालिक कैरेक्टर उतने ज्यादा हो। ठीक है, मुझे पता है अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तभी आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती थी अलोंग द पीरियड। सो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा अलोंग द पीरियड, metallic character decrease because size decrease, so tendency to lose outer electrons also decrease। और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। साइज इंक्रीज सो मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज। तभी देखो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में सारे मेटल है, राइट में नॉन मेटल है। स्ट्रॉन्ग मेटल सारे लेफ्ट में भरे हुए हैं, जो पहले ग्रुप के मेटल है अल्कली मेटल, वही सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं। समझे बात को या समझे? और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें वो इसके उल्टा होगा, इसके ऑपोजिट होगा सारा मेटालिक कैरेक्टर। वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यस सर। ठीक है जी। कोई डाउट अब तक? देखो पढ़ो, कोई डाउट है पूछो। वैलेंसी हो गई, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है जी। अभी हम करेंगे इसके साथ ही रिलेटेड है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था एक बार। क्या करेंगे हम? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड समझते हैं ना, कोई एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ मिला उसे ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Yes, sir. ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इधर कार्बन का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया ना, ये सब क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। तो ये बात याद रखना हमेशा कि मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? हमेशा एसिडिक नेचर के। ये तो पल्ले बांध लो बात, केमिस्ट्री में इस बात का रट्टा लगा लो कि मेटल के ऑक्साइड मतलब बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिडिक। आज 10 बार बोल रहा यही बात क्लास के बाद। तो जो जो मेटालिक नेचर का ट्रेंड है वही बेसिक नेचर का ट्रेंड होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं पीरियड में, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, दिस मींस बेसिक नेचर भी डिक्रीज होगा। और जब डाउन द ग्रुप आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, देयरफॉर जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड का वो भी इंक्रीज होगा। अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बेसिक है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्योंकि ये पीरियड में लेफ्ट में आ। ओके, कार्बन का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है या नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है? कार्बन। कार्बन। ठीक है, और एसिडिक इसके उल्टा है, जिधर को नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर उधर का होगा। ठीक है, तो इसके उल्टा होगा, बेसिक नेचर से उल्टा होगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटल के उल्टा है। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे हम तो एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर कम होगा। यानी कि यार जितना स्ट्रॉन्ग मेटल उतना ही उसका बेसिक नेचर ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल उतना ही उसका उसके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर। तभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जब पानी में घोलते हैं कार्बोनिक एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये इतने एसिड है कि ऑक्साइड इन नेचर का मतलब यही है, उनको पानी में डालो ऑक्साइड में
तो देखो बेस बनता है या एसिड बनता है। मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला, क्या हमने पानी में डाला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में डालोगे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो नॉन मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक नेचर के। समझे बात को? यस सर। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमारा लगभग हो गया। ठीक है, हमारे एक दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाली रहेगी, अगली क्लास में वो करेंगे कुछ, और फिर काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, यस सर। थ्योरी वाला चैप्टर करना तो आगे, अब अप्लाई करना भी आना चाहिए ना। तो अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे, इसके थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे। फाइन, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स करेंगे। डन? यस सर।